हेलो फ्रेंड्स, पल्लव फिजिक्स के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो एग्ज़ाम आ रहा है और क्वेश्चंस करना है, रिवीजन करना है, भी पीवाईक्यूज लगाते रहना है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जिसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इस बार। तो बिल्कुल चैनल पे बने रहिए और देखते रहिए, सीखते रहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं आज। ठीक है, ये रहा पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। वैसे ये लैपटॉप का स्क्रीन है। ठीक है। ए बैटरी ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम is connected with two resistor A and B of resistance 4 ohm and 6 ohm respectively joined in series। सीरीज में लगा हुआ है, दिख भी रहा है यहाँ पे। ये 4 ओम और ये 6 ओम किस में लगा हुआ है? सीरीज में। तो ये सब क्वेश्चन है। करंट इन द सर्किट, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस 6 ओम रेजिस्टर के क्रॉस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना स्पेंड हुआ है पर मिनट 4 ओम रेजिस्टर के क्रॉस, ये सब क्वेश्चन पूछा है। तो ईएमएफ दिया हुआ है 12 वोल्ट। क्या दिया हुआ है? ईएमएफ, है ना। ईएमएफ, ईएमएफ क्या है? वैसे तो इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना। ये बेसिकली होता है, कोई सेल अगर है तो वो कितना वर्क डन कर रहा है उसके थ्रू, 1 कूलम का चार्ज पास होने में वो कितना वर्क डन हो रहा है वहां पे, है ना। कितना वर्क डन कर रहा है सेल, 1 कूलम का चार्ज उस सेल के थ्रू, इस सेल के क्रॉस फ्लो होने में, दैट इज ईएमएफ। और सिंपल लहजे में समझा, वो अगर ना समझ आया तो ईएमएफ होता है मैक्सिमम वोल्टेज दैट अ सेल दैट अ बैटरी कैन प्रोवाइड। जब कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है सर्किट में, तब, है ना। ईएमएफ मैक्सिमम वोल्टेज है दैट अ सेल कैन प्रोड्यूस व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। अभी पता चलेगा थोड़ी देर में जब टर्मिनल वोल्टेज आएगा कि क्या होता है। आपका पता नहीं क्लियर है कि नहीं, ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज आप एक ही तो नहीं समझते दोनों को। अभी क्लियर हो जाएगा, नहीं क्लियर है तो। ये इसलिए बोल रहे हैं व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट, क्योंकि जब करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगा तो फिर इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से थोड़ा हीटिंग इफेक्ट, हीट से थोड़ा एनर्जी लॉस होगा, थोड़ा वोल्टेज ड्रॉप होगा, उसकी वजह से फिर टर्मिनल वोल्टेज बनता है। वो भी समझ में आएगा धीरे धीरे। पहले ईएमएफ समझ में आया। ईएमएफ क्या है? मैक्सिमम वोल्टेज है जो सेल प्रोड्यूस करता है जब कोई करंट सर्किट में नहीं बह रहा हो तब। क्लियर है क्या? क्लियर है? ठीक है। तो अभी टर्मिनल वोल्टेज आएगा तो वहां पे समझेंगे टर्मिनल वोल्टेज क्या है। तो पहले ईएमएफ। तो पहला क्वेश्चन हमको जो निकालना है वो सर्किट में करंट निकालना है, कितना है सर्किट में करंट वो निकालना है। तो करंट क्या हो जाएगा? करंट क्या हो जाएगा? ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस, जितना रेजिस्टेंस है टोटल, है ना। जैसे आप V इक्वल टू आई आर करते हो, I इक्वल टू वी बाय आर, कुछ वैसा ही रिलेट करके रखो, है ना। कुछ घबराना नहीं है ईएमएफ से। I इक्वल टू वी बाय आर, ईएमएफ बाय आर, टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है। तो ईएमएफ तो हमको दे रखा है 12 वोल्ट, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। टोटल रेजिस्टेंस कितना है इस सर्किट का? व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस? तो टोटल रेजिस्टेंस है 4 ओम और 6 ओम, सीरीज में है तो 10 ओम हो गया, है ना। 10 ओम हो गया। और यहां पे ये इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है, इस सेल का भी, इस बैटरी का भी इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है। तो इधर अगर हम कैलकुलेट कर लें टोटल रेजिस्टेंस को अलग से, टोटल रेजिस्टेंस, पहले तो 2 रजिस्टर है सीरीज में, 4 ओम और 6 ओम, और एक और रजिस्टर है बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना, ये 2 ओम, है ना। स्मॉल आर से दिखाया जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस को, 2 ओम, है ना। स्मॉल आर से किसको दिखाना है? इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना। इंटरनल रेजिस्टेंस, वो सेल का रेजिस्टेंस। ठीक है। तो ये टोटल हो गया 6 4 10 2 12 ओम, है ना। तो करंट यहां से कितना बन जाएगा? तो यही कर ले, करंट हो जाएगा, ईएमएफ वो है 12 और टोटल रेजिस्टेंस आ गया 12, यानी कि 1 एम्पियर, है ना। 1 एम्पियर का करंट इस सर्किट में होगा, है ना। 1 एम्पियर का करंट इस सर्किट में होगा। ये पहले क्लियर हुआ।
अब सेकेंड क्वेश्चन है टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी। तो ये टर्मिनल वोल्टेज कहने का क्या मतलब है? ये सेकेंड क्वेश्चन जो है टर्मिनल वोल्टेज, ईएमएफ कह ही रहे थे ना, ऐसा दिमाग में आता है, ये ईएमएफ तो था ही, ये टर्मिनल वोल्टेज अब क्या है? ये क्या अब अलग सा चीज निकालना है टर्मिनल वोल्टेज? तो क्या होता है कि जब इस सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा होता है तब तो ठीक है, वो जो टोटल आप देख रहे हो 12 वोल्ट वही है ईएमएफ और वही वोल्टेज है, ठीक है। लेकिन जब इस सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट करता है तो क्या होता है कि जब करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है तो क्या है, उस बैटरी में ये जो सेल है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम, है ना। ये इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम। तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से करंट के रास्ते में करंट को हिंडरेंस मिलता है, ऑब्स्ट्रक्शन मिलता है, ऑब्स्टेकल, है ना, हिंडरेंस ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट, यही रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस यही है। तो ये करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करता है और करंट के रास्ते में रुकावट आती है तो इससे आता है हीटिंग इफेक्ट, है ना, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये आपने पढ़ा होगा, है ना। यहाँ पे R की वजह से आ रहा है तो इसको लिख लेते हैं आई स्क्वायर स्मॉल आर टी। तो ये R की वजह से, बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से हीटिंग इफेक्ट आता है, थोड़ा थोड़ा लॉस होता है एनर्जी का, है ना। हीटिंग इफेक्ट आता है तो थोड़ा लॉस होता है एनर्जी का, है ना, एनर्जी का लॉस होता है थोड़ा हीटिंग की वजह से, ठीक है। तो ये जो एनर्जी का लॉस हुआ, इस एनर्जी के लॉस से क्या होता है, जो जो वोल्टेज जो था, ईएमएफ जो था उस सेल का, वो उससे थोड़ा जो वैल्यू है, वो जो 12 वोल्ट आपको ईएमएफ दिख रहा है उसमें थोड़ा कमी आता है इस इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से, उसका एनर्जी लॉस होने की वजह से थोड़ा उसमें कमी आता है, वो वोल्टेज थोड़ा ड्रॉप करता है ना, ईएमएफ से कुछ वोल्टेज ड्रॉप करता है थोड़ा, ये एनर्जी लॉस होने की वजह से। क्योंकि ये एनर्जी लॉस कैसे वोल्टेज से लिंक है थोड़ा ये समझ लें। तो ये आपने पढ़ रखा होगा, वोल्टेज होता है वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, है ना। और वर्क डन हो रहा है मतलब एनर्जी है कि नहीं। वर्क डन कैसे, हम कोई काम कैसे कर पाते हैं, हमारे अंदर एनर्जी होती है तभी काम कर पाते हैं, एनर्जी ना हो तो काम ना कर पाए। तो उसी तरह से कोई चार्ज एक जगह से दूसरे जगह जा पा रहा है और उसमें वर्क डन हो रहा है मतलब एनर्जी है तभी तो वर्क डन हो रहा है ना। तो अब उस एनर्जी का थोड़ा लॉस हुआ है ना, अब उस एनर्जी का थोड़ा लॉस हुआ है, एनर्जी का लॉस हुआ है यानी कि वोल्टेज थोड़ा ड्रॉप करेगा, है ना, वोल्टेज थोड़ा ड्रॉप करेगा। तो जो आप ईएमएफ देख रहे हो ई, इसमें थोड़ा कमी आएगी, थोड़ा गिरावट आएगा इस एनर्जी लॉस की वजह से, इस इंटरनल रेजिस्टेंस से जो एनर्जी लॉस हुआ, जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ, और वो वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, V इक्वल टू आई आर। तो ये हो जाएगा माइनस जो करंट दौड़ रहा है I और ये इंटरनल रेजिस्टेंस R, है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस R, ठीक है। ये E माइनस आई आर, ये ईएमएफ है ना, इसको सही से लिखें, ईएमएफ माइनस आई आर, तो यही माइनस आप करते हो और ये फिर जो वैल्यू आता है ये है उस बैटरी का वोल्टेज जिसको आप कहते हो टर्मिनल वोल्टेज, है ना। तो ये वोल्टेज बैटरी का है, ये तब बनता है ना। ये ईएमएफ है जब करंट नहीं जा रहा, लेकिन जैसे करंट चलने लगता है तो फिर बैटरी का वोल्टेज ईएमएफ नहीं रहता, ईएमएफ से वैल्यू थोड़ा कम हो जाता है। और कितने से कम होता है, आई आर अमाउंट से। ये वो वोल्टेज ड्रॉप है ना, जो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से, करंट के रास्ते में रुकावट आने की वजह से जो हीटिंग इफेक्ट हुआ थोड़ा, उससे एनर्जी का लॉस हुआ, उससे वोल्टेज का थोड़ा ड्रॉप हुआ, ये वही है आई आर। तो ये इसको आप कहते हो फिर टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। क्लियर हुआ, समझा पाए सही से। तो ये अब हो जाएगा V इक्वल टू ई एम एफ माइनस आई आर। यही जब कोई करंट फ्लो नहीं करता, ये वाला फैक्टर 0 होता है तो वोल्टेज ईएमएफ के बराबर है ना। लेकिन जब करंट फ्लो किया तो ईएमएफ माइनस आई आर, और इसी को आप कहते हो टर्मिनल वोल्टेज। तो वोल्टेज वो बैटरी के टर्मिनल के अक्रॉस है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के अक्रॉस, जब सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है। तो ईएमएफ कितना है 12 और करंट कितना है 1 एम्पियर,
और रेजिस्टेंस इंटरनल कितना है 2, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 2 यानी कि 10 वोल्ट, 10 वोल्ट। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये आ गया 10 वोल्ट, ये टर्मिनल वोल्टेज आ गया। समझ में आया? आगे बढ़े, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम रजिस्टर। तो ये 6 ओम रजिस्टर के अक्रॉस, ये तो सिंपल है, करंट कितना जा रहा है, करंट अभी निकाल लिए हैं 1 एम्पियर, है ना, सर्किट में सीरीज में है तो सब में सेमी करंट है, और आर कितना है 6 ओम, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 6 वोल्ट, है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये तीसरा क्वेश्चन, ये दूसरे का आंसर आ गया टर्मिनल वोल्टेज। तीसरा क्वेश्चन, वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम रजिस्टर, ये क्या हो जाएगा, सीधा सीधा I इंटू आर, 6 ओम, I कितना है 1 एम्पियर और 6 ओम, और ये 6 वोल्ट हो जाएगा आंसर। तो 1 एम्पियर ही होगा, सीरीज में सब लगा हुआ है ना, दोनों रजिस्टर बैटरी सब किसमें है, सीरीज में, तो सेम करंट फ्लो करेगा, सीरीज में सेम करंट। आगे अब क्या पूछ रहा है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन देखें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंट पर मिनट इन 4 ओम रजिस्टर। तो 4 ओम रजिस्टर में रजिस्टर है, इसका रेजिस्टेंस है, करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करेगा, हिंडरेंस ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट। तो करंट के रास्ते में रुकावट लाएगा, तो करंट के रास्ते में जब रुकावट आता है तो क्या आता है, हीटिंग इफेक्ट, है ना, इलेक्ट्रॉन को ठीक से बहने ना दोगे तो क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट मोशन होगा, तो हीटिंग इफेक्ट होगा, तो उससे एनर्जी थोड़ा खर्च होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी थोड़ा वेस्ट होगा, है ना। तो वो कितना वेस्ट हुआ है, एनर्जी कितना खर्च हुआ है पर मिनट इन 4 ओम रजिस्टर, है ना, 4 ओम रजिस्टर में। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंट निकालते हैं कैसे, ये H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी से। I कितना है, I तो है 1 एम्पियर, ये 1 का स्क्वायर, R कितना है 4 ओम, और टाइम कितना है पर मिनट यानी कि 60 सेकेंड, है ना, यही तो होगा 60 सेकेंड। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 6 4 जा 24, 240 जूल। ये इतना इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च हुआ, स्पेंड हुआ इन 4 ओम रजिस्टर। ठीक है, क्लियर हुआ पूरा एक एक चीज, टर्मिनल वोल्टेज, ईएमएफ, ये सब कहानी क्लियर हुई साफ साफ। टाइम लिए थोड़ा 12 मिनट, लेकिन कहानी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि एक नया क्वेश्चन, ईएमएफ का क्वेश्चन नहीं किए थे अभी तक, शायद में ध्यान आ रहा है, तो ये पहला क्वेश्चन है, समझ आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज अल्फा बीटा एंड गामा रेज इन असेंडिंग ऑर्डर with respect to their penetrating power, ionizing power and biological effect। ठीक है, अल्फा बीटा गामा रेज को असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े में अरेंज करना है, पेनिट्रेटिंग, आयोनाइजिंग और बायोलॉजिकल इफेक्ट में। तो पेनिट्रेटिंग पावर, तो पेनिट्रेट कर पाए, तो जिसका ज्यादा एनर्जी होगा उसी में पेनिट्रेटिंग पावर क्या होगा, ज्यादा। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी है गामा रेज में, है ना, सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें होता है, गामा रेज में, है ना, गामा रेज हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल रेज है ना। तो पेनिट्रेटिंग पावर की बात करें तो सबसे ज्यादा गामा रेज में ये होता है हाईली एनर्जेटिक। ठीक है, सबसे ज्यादा ये एनर्जेटिक होता है, तो पेनिट्रेशन वही ज्यादा करेगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, तो सबसे छोटा वाला पहले लेंगे जिसका कम पेनिट्रेटिंग पावर है, तो अल्फा, अल्फा सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद आएगा बीटा, और सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर गामा का, इसलिए इसको बाद में, है ना, छोटे से बड़ा। जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ है वो बड़ा होता है, जिसकी तरफ मुंह बंद है वो छोटा होता है, ये सब क्लियर है ना। जिसकी तरफ मुंह बंद है वो छोटा, जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ है वो बड़ा। तो ये जो ऑर्डर है ये है असेंडिंग, है ना, छोटे से बड़े की तरफ। ठीक है, अल्फा बीटा गामा, गामा हाईली एनर्जेटिक, तो इसलिए इसका पेनिट्रेटिंग भी ज्यादा। बायोलॉजिकल इफेक्ट यहीं से तुरंत हो जाएगा, बिल्कुल पेनिट्रेटिंग पावर वाला ऑर्डर चलेगा, क्योंकि जिसका सबसे जितना ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर है, जो जितना ज्यादा अंदर बॉडी के सेल टिश्यू में घुस पाएगा वो उतना ज्यादा नुकसान करेगा, बायोलॉजिकल इफेक्ट उतना ज्यादा होगा। तो इसका भी यही ऑर्डर रहने वाला है, अल्फा बीटा गामा, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में बोला है, तो सबसे पहले उसको रखना है जिसका बायोलॉजिकल इफेक्ट कम है, जिसका पेनिट्रेटिंग पावर कम है, फिर उसके बाद ज्यादा, फिर उसके बाद सबसे ज्यादा, छोटे से बड़ा।
ये भी क्लियर हो गया। पेनिट्रेटिंग और बायोलॉजिकल इफेक्ट का सेम ऑर्डर रहेगा। आयोनाइजिंग पावर, किसका आयोनाइजिंग पावर सबसे ज्यादा है? तो इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं, आयोनाइजिंग मतलब आयंस होना चाहिए, है ना, ऐसे समझे बस ध्यान रखने के लिए। अल्फा क्या होता है? ये होता है डबली चार्ज्ड हीलियम आयन, है ना, डबली चार्ज यानी कि +2 चार्ज इसके पास है ना, ऐसे समझ लें, ये +2 चार्ज इसके पास आयन है ना। बीटा पार्टिकल की बात करते हैं तो ये बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, है ना, निगेटिवली चार्ज्ड, है ना, तो एक एक यूनिट निगेटिव चार्ज इसके पास है, एक यूनिट चार्ज है, बस ऐसे समझे मैग्नीट्यूड वाइज। और गामा तो कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज, नहीं, गामा तो कोई चार्ज नहीं। तो आयंस, आयोनाइजिंग पावर, जिसमें सबसे ज्यादा आयन उसका आयोनाइजिंग पावर ज्यादा, आप फिलहाल ऐसे समझ लो याद रखने के लिए। तो कोई चार्ज नहीं है तो सबसे पहले वही आएगा, तो यहाँ पे उल्टा होगा, यहाँ पे पहले गामा आएगा क्योंकि कोई चार्ज नहीं है, उसके बाद बीटा आएगा, 1 यूनिट का चार्ज है, फिर अल्फा आएगा, 2 यूनिट का चार्ज है। तो छोटे से बड़े चार्ज की तरफ, नो चार्ज, 1 चार्ज, 2 चार्ज, है ना, यही है असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा। क्लियर है क्या अच्छी तरह से? आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। नेम द फेनोमेना इन्वॉल्व्ड इन ट्यूनिंग अ रेडियो सेट टू अ पार्टिकुलर स्टेशन, है ना। फिर वो फेनोमेना को डिफाइन कर देना है, लाउडनेस से क्या समझते हो, और लाउडनेस का यूनिट बता देना है, किस में मेजर करते हैं साउंड के लाउडनेस को। तो कौन सा फेनोमेना इन्वॉल्व्ड है? रेडियो सेट को ट्यूनिंग करते हैं पार्टिकुलर स्टेशन के साथ। आप लोग पता नहीं यूज किए कि नहीं, लेकिन जब गांव में थे तो कुछ लोग को देखते थे, वो रेडियो में वो क्रिकेट का मैच देखा करते थे, है ना। कुछ हमारे बुजुर्ग लोग, है ना, बूढ़े लोग या जो भी, और यूथ लोग भी देखते थे उस समय। मोबाइल जब उतना नहीं था पॉपुलर अभी की तरह, हॉट स्टार और क्या क्या है, बहुत सारा कुछ है, स्टार स्पोर्ट्स, हॉट स्टार, बहुत कुछ है मैच देखने के लिए। अब तो, जब पहले नहीं था तो लोग रेडियो पे बस सुन लेते थे, है ना। और ये गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर, 4 रन, है ना, सीमा रेखा के बाहर 6, ये ऐसे करके पहले कमेंट्री बस सुना करते थे। और टेलीविजन होता था तो टेलीविजन देखते थे, लेकिन टेलीविजन के पहले भी रेडियो में काम चलता था। नहीं, रेडियो से लोग बस सुन लेते थे क्या चल रहा है, कमेंट्री सुन लेते थे, बस इतने से काम चलाना पड़ता था, है ना। अभी की तरह सारा फैसिलिटी नहीं था कुछ साल पहले, ठीक है। तो उस समय रेडियो पे कुछ भी सुनते थे, कोई म्यूजिक हो, कोई गाना हो, कुछ भी सुनते थे, न्यूज हो, तो वो कैसे सुनते थे, है ना, कैसे सुनते थे। तो आप अगर देखे होगे तो आपको ध्यान होगा, उसमें एक की होता है, ऐसे कुछ सर्कुलर सा, ऐसे आप की बटन देखे होंगे उसमें, इसको लोग घुमा रहे होते होंगे लगातार, है ना, इसको ना घुमाते हैं। वो घुमा घुमा के क्या करते हैं, और आप रेडियो पे एक साइड में ऐसे करके एक वाइट जैसा आप स्क्रीन देखते होगे, और उसमें एक पतला सा ऐसे व्हाइट कलर का एक लाइन है, ये मूव करता होगा, है ना, ये मूव करता होगा, कभी यहाँ कभी यहाँ, वो इसको घुमाने से ये व्हाइट वाला लाइन ये मूव करता होगा स्क्रीन पे, छोटे से रेक्टेंगुलर स्क्रीन पे साइड में जो होता है। तो ये क्या चल रहा होता है मामला? ये चल रहा होता है मामला कि आप जो है जो रेडियो स्टेशन है पार्टिकुलर, उससे आप क्या कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी मैच करा रहे होते हो, है ना, फ्रीक्वेंसी मैच। आप इस फ्रीक्वेंसी से मैच कराए कि आपको क्रिकेट का दिखने लगा, कमेंट्री सुनाई देने लगा, है ना। आप मैच कराए फ्रीक्वेंसी, आपको गाना सुनाई देने लगा, है ना। आप घुमाते हो, इस फ्रीक्वेंसी पे लाए तो आपको गाना सुनाई दिया, है ना। इस फ्रीक्वेंसी पे लाए तो क्रिकेट का न्यूज सुनाई दिया, इस फ्रीक्वेंसी पे लाए तो आपको कुछ और, है ना, सुनाई देता है इस तरह से। तो ये क्या कर रहे होते हैं, हम लोग उस पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से मैच करा रहे होते हैं, है ना। क्रिकेट जिस फ्रीक्वेंसी पे आ रहा है उससे मैच कराते हैं, गाना जिस फ्रीक्वेंसी पे आ रहा है उससे मैच कराते हैं, इसको घुमा घुमा के एक बटन दिया होता है, की दिया होता है इस तरह से, है ना। अगर आप रेडियो यूज किए होंगे तो आपको आइडिया होगा। पता नहीं आप लोग जेनजी जनरेशन हो, रेडियो देखे कि नहीं। तो ट्यूनिंग अ रेडियो सेट टू अ पार्टिकुलर स्टेशन, यही करते हैं, ट्यूनिंग करने का यही मतलब है कि हम फ्रीक्वेंसी मैच करा रहे होते हैं। क्या मैच करा रहे होते हैं? फ्रीक्वेंसी मैच कराए, क्रिकेट से मैच कर गया तो क्रिकेट का कमेंट्री, है ना, गाना से मैच कर गया तो गाना सुनिए आप। तो जिससे आप मैच करा रहे हो,
है ना। तो आप क्या कर रहे हो, ट्यूनिंग करने का मतलब है फ्रीक्वेंसी मैच कराना, है ना, फ्रीक्वेंसी मैच कराना, यही मतलब है ट्यूनिंग का। और फ्रीक्वेंसी मैच कराने को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, रेजोनेंस। रेजोनेंस, है ना, याद है, रेजोनेंस पढ़े थे, काफी बार बता चुके हैं ये रेजोनेंस। वैसे रेजोनेंस यही है, ट्यूनिंग अ रेडियो सेट टू पार्टिकुलर स्टेशन, यही है वो फेनोमेना, रेजोनेंस है फेनोमेना, है ना, यही लिखना है आपको, रेजोनेंस। ठीक है, तो इस फेनोमेना को डिफाइन करने में बोला है, क्या होता है रेजोनेंस, जब एक्सटर्नल पेरियोडिक फोर्स का फ्रीक्वेंसी सिस्टम के नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करता है, तो उस सिनेरियो को बोलते हैं रेजोनेंस। और उस सिनेरियो में उस वाइब्रेटिंग, उस ऑसिलेटिंग सिस्टम का एम्पलीट्यूड जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और वो बहुत फास्ट बहुत तेजी से ऑसिलेट करने लगता है, उसका एम्पलीट्यूड बहुत बढ़ जाता है ना। ये बताए थे, काफी बार बता चुके हैं। तो ये वही फेनोमेना आपको डिफाइन कर देना है, व्हेन frequency of external periodic force मैच कर जाता है विथ नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ऑफ वाइब्रेटिंग, है ना, विद द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सिस्टम भी लिख सकते हैं सीधा, या वाइब्रेटिंग सिस्टम, है ना, या सिस्टम भी लिख सकते हैं सीधा, विद द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम, जो भी आप सिस्टम लेके मान रहे हो, है ना। तो जैसे बताए थे कि अर्थक्वेक आता है तो सिस्मिक वेव बनता है, उस वेव का फ्रीक्वेंसी आपके घर के, अब तो घर आपका सिस्टम हो गया, घर के फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए, घर के नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, तो आपका घर गिर सकता है ना। तो वही नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, देन एम्पलीट्यूड, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सिस्टम, देन एम्पलीट्यूड, इधर लिखें आगे, देन एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस एनॉर्मसली, एम्पलीट्यूड बहुत बढ़ जाता है ना। और इसी कंडीशन को, एंड दिस सिनेरियो इज रेजोनेंस। तो एक्सटर्नल पेरियोडिक फोर्स का फ्रीक्वेंसी जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाता है ऑसिलेटिंग बॉडी का, तो उसको कहते हैं रेजोनेंस, और उस सिनेरियो में एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब आगे है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लाउडनेस ऑफ साउंड, ये अभी भी ठीक है, इसको फिर से बताते हैं। लाउडनेस क्या है, लाउडनेस साउंड वेव का कैरेक्टरिस्टिक है। लाउडनेस इज, तीन कैरेक्टरिस्टिक होता है ना, लाउडनेस, पिच और टिम्बर। तो लाउडनेस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव, ये क्या करता है, दैट डिस्टिंग्विश a loud sound from feeble sound या फेंटर साउंड। ये लाउडनेस का यही काम है ना। ये फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी पे, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड लिसनर पे, और किस पे, एम्पलीट्यूड पे, है ना। ये सब है, ये सब आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इन विच यूनिट लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड, तो लाउडनेस को मेजर किस में किया जाता है, तो लाउडनेस को मेजर करते हैं डेसिबल में, है ना, डेसिबल में, डीबी, ये इसमें मेजर किया जाता है। ये यूनिट जिसमें साउंड को मेजर करते हैं, साउंड के लाउडनेस को, वो क्या है, डेसिबल है ना, डेसिबल। क्लियर हुआ, ये क्वेश्चन इजी था। आगे चलें अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। Why does a current carrying freely suspended solenoid rest along a particular direction? State the direction in which it rests. तो करंट कैरिंग सोलेनॉइड क्या होता है, तो सोलेनॉइड कुछ नहीं है, बस क्वाइलिंग है वायर का, है ना, वो हेलिक्स जो बनता है क्वाइलिंग करके, ये इस तरह से, है ना, ये इस तरह से, यही क्या है, यही है सोलेनॉइड, है ना, ये इस तरह से, ये है सोलेनॉइड।
ये क्वाइलिंग जो करते हो आप वायर का, है ना, क्वाइल बनाते हो, इस तरह से हेलिक्स बनाते हो, दिस इज सोलेनॉइड। ठीक है, तो अब इस बोल रहा है कि इसको करंट दे रहे हैं ना, इसको करंट दे रहे हैं, तो इसको करंट दे देते हैं, इसको करंट दे देते हैं। हाँ, इसको ये करंट दे दिए, ये करंट जा रहा है। तो अब ये क्या हो गया, करंट कैरिंग सोलेनॉइड, है ना। तो सोलेनॉइड कुछ नहीं है, बस वो क्वाइलिंग है ना, वो क्वाइलिंग है वायर का, ये जो हेलिक्स बनता है इस तरह से, यही सोलेनॉइड है। ठीक है, तो सोलेनॉइड इज बेसिकली वायर क्वाइल्ड, है ना। तो क्वाइल्ड क्वाइल्ड वायर, है ना, वायर क्वाइल्ड, ये सोलेनॉइड। ठीक है, इसको आप करंट दे रहे हो ये इस तरह से, तो ये करंट कैरिंग सोलेनॉइड हो गया, है ना। ये क्या हो गया, करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो अब कह रहा है कि करंट कैरिंग सोलेनॉइड को फ्रीली सस्पेंडेड कर दिया जाए तो ये एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में रेस्ट करने लगता है। क्यों ऐसा? तो क्या होता है कि करंट कैरिंग सोलेनॉइड, सोलेनॉइड क्या है, क्वाइल है, वायर का ही क्वाइलिंग है, और क्या है। तो क्या होता है कि करंट कैरिंग ये करंट कैरिंग सोलेनॉइड ही है, तो ये कंडक्टर की तरह ही बिहेव करेगा, इसको समझे। तो करंट कैरिंग कंडक्टर, है ना, कोई अगर है तो वो क्या करता है, वो बिहेव करता है मैग्नेट की तरह, बिहेव्स एज अ मैग्नेट, है ना। ये सबसे पहले किसने बताया, सबसे पहले बताया था हैंस ऑरेस्टेड, है ना। आप हैंस ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट करके पढ़ते हो, हैंस ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट की, वो टेबल पे बैठे थे, वो मैग्नेटिक कंपास रखा था, वो एक इलेक्ट्रिक सर्किट था, है ना। जैसे वो करंट फ्लो कराते थे उस सर्किट में, तो मैग्नेटिक कंपास के निडल में डिफ्लेक्शन आने लगता था। तो भाई वो तो मैग्नेट है, करंट के फ्लो से वो क्यों डिफ्लेक्ट कर रहा हो, मैग्नेट आसपास हो तो बात समझ में आए कि वो डिफ्लेक्ट कर रहा है, बात सही है। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो भी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। करंट कैरिंग कंडक्टर अपने आसपास एक फील्ड बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड, है ना। फील्ड आप लोग को समझ में आता है क्या, फील्ड समझ में आता है क्या, फील्ड, फील्ड होता है रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस, है ना, रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस, है ना। जैसे आप ग्रेविटेशन में कहते हो कि एक मास है ये कुछ m, तो ये दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है ना, ये r डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो ये इस पे फोर्स लगाता है और इसको अट्रैक्ट करता है, और आप कहते हो फोर्स है Fg/m/r², ये कहते हो ग्रेविटेशन में। तो ये इसको अट्रैक्ट कैसे करता है, ये तो इसके पास गया नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स तो नॉन कांटेक्ट फोर्स है, कांटेक्ट बनता नहीं बॉडी का। तो ये अपने आसपास एक फील्ड क्रिएट करता है ना, फील्ड, एक रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस। जैसे किसी जिले में कोई क्राइम हुआ, तो वो उसका क्या कहते हैं उसको, तो उसका सारा वो उसका क्राइम का इन्वेस्टिगेशन वगैरह कौन करेगा, उस जिले का जो पुलिस है, उस जिले का जो सारा तंत्र है, जो प्रशासन है वो करेगा। कोई दूसरे जिले का आके तो करेगा नहीं, नहीं। तो उस जिले का अधिकार क्षेत्र उस जिले के पुलिस के पास, प्रशासन के पास है ना, वो उनके अधिकार क्षेत्र में आता है, वो उनका रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस है ना, प्रभाव क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे भी ये जो मास है ये अपने आसपास एक फील्ड बनाता है ना। उसी तरह से ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ये अपने आसपास एक फील्ड बना लेता है, जिसको कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, है ना। उस रीजन में कोई आएगा तो उसमें अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा, जो नॉर्मल मैग्नेट की तरह होता है, बिल्कुल वैसे मैग्नेट भी किसी दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस को कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट या रिपेल करता है, वो मैग्नेट अपने आसपास एक फील्ड बनाता है। उस फील्ड में जो आएगा वो अट्रैक्ट हो जाएगा या रिपेल हो जाएगा, डिपेंड करेगा कि कौन सा पोल उसकी तरफ आ रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा फील्ड की बात कर ली है यहाँ पे। तो अब क्या होगा कि ये करंट कैरिंग अब एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। कैसा बिहेव कर रहा है, करंट कैरिंग वायर जो है मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा अब। तो इसको जब आप फ्रीली सस्पेंड करोगे तो ये अपने आप को रेस्ट कर लेगा, किधर कर लेगा, ये अपने आप को रेस्ट कर लेगा किधर, along the direction of magnetic field of earth, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। अर्थ भी एक बड़ा ह्यूज मैग्नेट है, अर्थ भी एक ह्यूज मैग्नेट है, अर्थ का भी अपना मैग्नेटिक फील्ड है ना।
तो ये फ्रीली सस्पेंड जब करेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ के डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेगा और रेस्ट कर लेगा। और साथ में ये क्वेश्चन पूछ ही लिया है, स्टेट द डायरेक्शन इन विच इट रेस्ट, किस डायरेक्शन में ये रेस्ट करेगा। तो इसका जो सेकेंड पार्ट का आंसर है वो क्या है, इट विल रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, है ना, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो जब कोई मैग्नेट ऐसे ले लो, है ना, और उसको फ्रीली सस्पेंड करो, मैग्नेट को, अभी सोलेनॉइड को रहने देते हैं, मैग्नेट को, ये तो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा इसलिए ये भी ऐसे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट कर रहा है। जब आप कोई ऐसे भी मैग्नेट लो और उसको फ्रीली सस्पेंड करो तो वो मैग्नेट अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल जिधर है अर्थ का, वो मतलब जिधर अलाइन हुआ है ना वो आपका मैग्नेट, आप उधर ही समझ लो कि अर्थ का नॉर्थ और साउथ वैसे ही अलाइंड है ना, वो अलाइन हो जाता है बिल्कुल अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल का डायरेक्शन जो है उसी की तरह अलाइन हो जाता है। ठीक है, तो वो जो फ्रीली सस्पेंडेड वो मैग्नेट है आपका, वो अलाइन हो जाता है अर्थ के नॉर्थ साउथ पोल की तरफ, है ना, अर्थ का जिधर नॉर्थ साउथ है वैसे उधर अलाइन हो जाता है। तो ये भी क्योंकि अब मैग्नेट बन गया है तो ये भी नॉर्थ साउथ पोल की तरफ अलाइन हो जाएगा, अर्थ का जो नॉर्थ साउथ है वैसे डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है अब ये। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये अलाइन हो जाने वाला है, ये रेस्ट करने वाला है। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। वाह, आज तो ईएमएफ के क्वेश्चन की एकदम लड़ी सी लग गई है, नहीं लरी सी लग गई है, बहुत ज्यादा ईएमएफ का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो ए सेल ऑफ ईएमएफ पूरा आप समझा दिए हैं, हमको अब फिर से मेहनत नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो ए सेल ऑफ ईएमएफ 2 volt and internal resistance 1.2 ohm is connected with an emitter of resistance 0.8 ohm and 2 resistor of 4.5 ohm and 9 ohm as shown in the diagram। तो ये तो यहाँ पे पैरेलल में है, नहीं 4.5 ohm ये वाला और ये 9 ohm ये किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो बोला है व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑफ एमीटर। तो एमीटर क्या मेजर करता है पहले तो ये पता होना चाहिए। एमीटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है जो क्या मेजर करता है, मेजर्स करंट, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, करंट कितना फ्लो हो रहा है ये एम्पियर में मेजर करके देता है एमीटर। और वोल्टमीटर वोल्टेज, ये आपको पता होगा। तो ये देखना पड़ेगा कि सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है और वही करंट ये रीड करके बताएगा। तो करंट इस सर्किट में निकालना है तो करंट हम कैसे निकालेंगे, करंट निकालेंगे ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस, है ना, इसी से आ जाएगा करंट और यही एमीटर रीड करके बता देगा, है ना, ईएमएफ बाय आर। तो ईएमएफ तो हमको पता है 2 वोल्ट, निकालना क्या पड़ेगा, टोटल रेजिस्टेंस। तो क्या क्या है रेजिस्टेंस में, सबसे पहले तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन को निपटाएं, है ना। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन 1/R पैरेलल, ये है 1/4.5 प्लस 1/9। तो इसको पहले सॉल्व कर लें। तो ये डेसिमल हटेगा, ऊपर 0 आएगा, तो ये 45 एलसीएम होगा, ये होगा 10, 9 5 जा 45, ये हो जाएगा 15/45 और ये हो जाएगा 1/3। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन आ जाएगा 3 ओम, है ना, 3 ओम ये आ जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये 3 ओम आ जाएगा इफेक्टिव पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये आ जाएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर से दिखाने की परंपरा है उसको, इंटरनल रेजिस्टेंस को, वो कितना दिया है 1.2 ओम। ठीक है, ये कितना दिया है, ये दिया हुआ है 1.2 ओम। और कोई रेजिस्टेंस है क्या, एमीटर का भी रेजिस्टेंस दिया हुआ है 0.8 ओम, है ना, ये एमीटर का रेजिस्टेंस आर एमीटर, ये कितना दिया हुआ है 0.8 ओम। तो सबको अब ऐड कर लें तो आर टोटल ये आ जाएगा कितना, 3 ओम प्लस 1.2 ओम प्लस 0.8 ओम, ये आ जाएगा 5 ओम, नहीं ये आ जाएगा 5 ओम। ठीक है, 5 ओम आ जाएगा। तो 5 ओम आ ही रहा है तो हम ईएमएफ अब निकाल लेते हैं, करंट निकाल लेते हैं कि ईएमएफ है 2 और टोटल रेजिस्टेंस है 5, तो ये आ गया 0.4 एम्पियर। तो 0.4 एम्पियर का करंट ये कौन बताएगा, ये बताएगा एमीटर। तो पहले का आंसर आ गया है 0.4 एम्पियर। ठीक है,
अब है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल। तो फिर से वही कहानी, ये पोटेंशियल डिफरेंस सेल के टर्मिनल के अक्रॉस पूछ रहा है, तो फिर से वही होगा, कितना पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, ईएमएफ माइनस आई आर, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से थोड़ा वोल्टेज का ड्रॉप होगा, है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो वही है ये आई आर। तो ईएमएफ कितना है 2, आई कितना है 0.4 और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 1.2, हाँ 1.2, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2 माइनस 12 4 जा 48 और 1 2 डेसिमल, 2 डिजिट के बाद डेसिमल होगा, ये हो गया यहाँ पे। तो ये जब माइनस करेंगे 10 में 8 जाएगा 2, 9 में 4 जाएगा 5 और ये 1, तो 1.52 वोल्ट ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक समझ में आया। तो ईएमएफ से थोड़ा कम हो गया, है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो ये कह रहा है ऋषि इज सरप्राइज्ड व्हेन ही सीज वाटर बॉइलिंग एट 115 डिग्री सेल्सियस इन अ कंटेनर, गिव रीजन एज टू व्हाई वाटर कैन बॉयल एट द अबव टेम्परेचर, है ना। हाँ भाई, वाटर तो बॉयल करता है 100 पे, है ना, वाटर तो बॉयल करता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। ये 115 का क्या कहानी है, तो 115 की कहानी बनी है क्यों, क्योंकि पानी है ये बॉयल हो रहा है कंटेनर में, बंद है ऊपर से ढक्कन, है ना, एक्सपोज्ड नहीं है एटमॉस्फेयर के, क्या है ये कंटेनर क्लोज है, ये बंद है। बंद होने से क्यों टेम्परेचर 115 हो गया, इसको थोड़ा आप समझते हैं, है ना। ये बिल्कुल वही सिनेरियो है, प्रेशर कुकर वाला सिनेरियो। तो समझते हैं, पहले बॉइलिंग समझते हैं क्या है, तभी तो ये समझ में आएगा, है ना। पहले तो समझ लें कि ये बॉइलिंग क्या है। तो जब आप, जैसे ये लिक्विड है, ये कंटेनर है और ये ऊपर कोई ढक्कन नहीं है, ये बंद नहीं है, ये खुला है ना, एक्सपोज्ड है एटमॉस्फेयर के, है ना, ये ओपन कंटेनर है ना, ये ओपन कंटेनर है, ठीक है। और इसमें आपका ये पानी है और क्या कर रहे हो, इसको आप कर रहे हो गर्म, है ना, इसको आप कर रहे हो गर्म, ठीक है, इसको आप हीट दे रहे हो और कर रहे हो गर्म, है ना, हीटिंग, इसको आप गर्म कर रहे हो। तो क्या होता है, ये एक टेम्परेचर के बाद जाके वेपर में बदलता है, बॉयल होता है। तो बॉइलिंग क्या है, जितना आप सिंपली कह देते हो बॉइलिंग, वैसा नहीं है, थोड़ा आप टेक्निकल डेफिनेशन बताते हैं बॉइलिंग का, या आप पढ़ भी रखे होगे, हो सकता है। तो बॉइलिंग एक फेनोमेना है जिसमें ये लिक्विड स्टेट जो है वो वेपर स्टेट में जाना स्टार्ट होता है। कैसे जाना स्टार्ट होता है, ये जो लिक्विड है इसके ऊपर जो है ना, ये एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। किसका प्रेशर है, एटमॉस्फेयर का, है ना, एटमॉस्फेयर का। तो यहां से ये जो लिक्विड है, इसको जब आप हीट कर रहे हो, तो आप बॉइलिंग कब कहते हो, आप वेपोराइजेशन कब कहना स्टार्ट करते हो, जो जब आपको वर्बली, है ना, वो वेपर थोड़ा दिखने लगे, वो वेपर थोड़ा फील होने लगे कि वेपर यहां से निकल के जा रहा है, तब आप समझते हो कि हाँ अब बॉइलिंग हुआ, अब वेपर निकला, है ना, तब आप समझ जाते हो कि अब वेपर होने लगा, स्टीम बनने लगा। तो वो स्टीम बनना जैसे स्टार्ट हुआ, तो आप कह देते हो कि वेपर हो रहा है और बॉइलिंग हो रहा है, ठीक है। तो ये वेपर कैसे निकला, ये क्या कहानी है, थोड़ा ये समझे पहले। तो ये जब आप इसको हीट किए, है ना, ये जब इसको आप हीट किए, तो यह जो ये लिक्विड है, ये जो इसका मॉलिक्यूल है ना, ये यहाँ पे लिक्विड है, लिक्विड का मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर दबाव है, प्रेशर है, किसका, ये एटमॉस्फेयर का, है ना। और एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना, हमारे सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना, 25-30 डिग्री रख ले, नॉर्मल एवरेज, है ना, 25-30 डिग्री सेल्सियस पे ये एटमॉस्फेयर का प्रेशर रख ले नॉर्मल, है ना। तो ये एटमॉस्फेयर का प्रेशर इतने टेम्परेचर पे है ना। ये प्रेशर लग रहा है यहाँ पे लिक्विड के सरफेस पे, है ना, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स पे ये प्रेशर लग रहा है, ये एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो कितना होता है 1 atm का, है ना, 1 atm का प्रेशर यहाँ पे लिक्विड के सरफेस पे लग रहा है। लिक्विड को अब आप हीट कर रहे हो, और लिक्विड को आप हीट कर रहे हो, और लिक्विड का मॉलिक्यूल, है ना, वो बहुत तेजी से इधर उधर भाग रहा है
है ना, लिक्विड का मॉलिक्यूल बहुत तेजी से इधर उधर भाग रहा है और इसके ऊपर प्रेशर है इस एटमॉस्फेयर का। तो जब आप देखते हो कि ये वेपर बन के जाने लगा, इसका मतलब ये है कि यहाँ का जो लिक्विड मॉलिक्यूल है ना, वो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ओवरकम कर लिया है ना, इसका बराबरी कर लिया है इस प्रेशर का, है ना। यहाँ से जो लिक्विड को आप हीट कर रहे हो, इससे बनने वाला जो वेपर है वो क्या कर लिया, वो इस प्रेशर का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का बराबरी कर लिया या उससे थोड़ा सा ज्यादा हो गया। फिजिक्स में थोड़े से ज्यादा को लगभग बराबर के मान के ही चलते हैं। तो इसीलिए आप बॉइलिंग का डेफिनेशन भी पढ़ते हो कि ये बॉइलिंग एक प्रोसेस है। ये तब होता है जब लिक्विड का जो वेपर है उसका जो प्रेशर है, वेपर प्रेशर है ना, वेपर का प्रेशर ये बराबर हो जाता है किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तब आप कहते हो बॉइलिंग हो रहा है। और ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे कहानी, और प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये वो कहानी है ना। यहाँ पे लिक्विड के मॉलिक्यूल को ये बाहर निकलने के लिए वेपर में बस इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हराना होता है ना, उसका बराबरी करना होता है। आप फिलहाल ऐसे समझो, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जब आप इसी लिक्विड को क्लोज कंटेनर में बंद कर देते हो, ऐसे कुकर वाला कहानी, कुकर में जैसे ढक्कन लगा देते हो एकदम टाइट करके, इसको जब आप बंद कर देते हो, है ना, इसको जब आप बंद कर देते हो और इसको फिर आप हीट कर रहे हो, है ना, नीचे से गर्म तो कर ही रहे हो, है ना, गैस ऑन है ना, कुकर चढ़ा दिए, गैस ऑन है, ये बंद है पूरा, ये क्लोज कंटेनर, ये क्या है, ये है क्लोज्ड कंटेनर, है ना, बंद कर दिए हो आप। तो क्या होगा यहाँ पे, इसी सिनेरियो में बोल रहा है कि टेम्परेचर 115 दिखता है उसको लिक्विड का, है ना, जो वाटर बॉयल कर रहा है अंदर, उसका टेम्परेचर 115 दिखता है। क्यों 115 दिख रहा है, 100 क्यों नहीं दिख रहा, ज्यादा कैसे हो गया? तो क्या होता है कि ये आप लिक्विड जो गर्म किए आप, ये जो यहाँ से वेपर बना, है ना, ये जो यहाँ से वेपर बना, इस लिक्विड को आप हीट किए, ये जो यहाँ से वेपर बना, ये वेपर के पास कहीं इस्केप करने के लिए जगह नहीं है ना, नो स्पेस फॉर वेपर टू इस्केप, है ना, ये भाग जाने के लिए कहीं जगह नहीं है ना। आप क्या किए, वेपर को बंद कर दियो इस कंटेनर में, वेपर हो गया है बंद, वेपर के पास कहीं जाने के लिए जगह नहीं है ना, वेपर के पास कहीं जाने के लिए जगह नहीं है। तो ये वेपर अब कहाँ जाएगा, यहीं पे रहेगा, है ना, कंप्रेस होके यहीं पे दब के यहीं पे मरेगा नहीं, वेपर यहीं पे रहेगा, कहीं जाने के लिए जगह नहीं है। आपस में वेपर का जो मॉलिक्यूल है लिक्विड का, वो आपस में टकराएगा, दीवार के, ये कंटेनर के सरफेस से टकराएगा, है ना, यहीं पे रहेगा, कहाँ जाएगा। उसको आप कंप्रेस कर दियो, दबा दियो, जकड़ के रखे हो, कहीं जाने नहीं दे रहे हो। तो आप वेपर क्या है, गैस को दबा के रखोगे, गैस को पकड़ के रखोगे, कहीं जाने नहीं दोगे, तो क्या होगा, गैस का प्रेशर बढ़ेगा, नहीं, गैस का प्रेशर बढ़ेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे भी वही होता है कि जब आप इस वेपर को कहीं बाहर जाने से रोक रहे हो, बंद कर दिए हो कंटेनर, तो इसका प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसको आप कंप्रेस करके रखे हो, इसका प्रेशर बढ़ रहा है ना, प्रेशर लगातार इसका बढ़ रहा है। तो ये जो वेपर पहले निकल गया, ये जो वेपर पहले निकल गया, जिसको आप कहीं जाने नहीं दिए, ये इसका प्रेशर, अब इस वेपर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, क्योंकि इसका टेम्परेचर भी तो ज्यादा है। इसका 25-30 डिग्री पे, इसका 100 डिग्री पे, ये जो वेपर बन के निकला यहां से, वो 100 डिग्री पे पहले वेपर बन के निकल गया है। ये वेपर 100 डिग्री पे, इसका टेम्परेचर ज्यादा है ना। गैस इक्वेशन में पढ़ते हैं PV = nRT, ये पढ़ाया जाता है आइडियल गैस इक्वेशन में। ये P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। तो प्रेशर ज्यादा हो गया है गैस के कहीं नहीं जाने से, गैस कंप्रेस हो जाने से, तो इसका टेम्परेचर भी ज्यादा हो गया है ना। तो टेम्परेचर हो गया है ज्यादा, अब प्रेशर हो गया है ज्यादा, टेम्परेचर हो गया है ज्यादा इस गैस का, इस वेपर का, इस वेपर का टेम्परेचर ज्यादा हो गया है, ये प्रेशर ज्यादा हो गया है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर हो गया है इस वेपर का, जो पहले निकल गया है यहां से। तो ये वेपर जो पहले बन के निकल गया है, जिसको कहीं जाने नहीं मिला, अब यही वेपर उल्टा प्रेशर लगाता है, यहां जो बच गया है नीचे लिक्विड,
लिक्विड के सरफेस पे अब यही वेपर प्रेशर लगाता है ना, जो वेपर बन के है ना लिक्विड से निकला है वही वेपर अब यहाँ पे प्रेशर लगाता है लिक्विड के सरफेस पे। और यकीन मानिए ये प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा, क्योंकि इसका टेम्परेचर काफी ज्यादा है ना। ये तो 25-30 डिग्री पे था, ये 100 डिग्री वाला वेपर है, उसका प्रेशर है। तो ये प्रेशर बहुत ज्यादा है ना। ये वेपर का प्रेशर बहुत ज्यादा है ना। वेपर का प्रेशर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। ठीक है, इस वेपर का प्रेशर। तो अब जो यहाँ पे ये लिक्विड है, ये इसके अंदर, इस बर्तन के अंदर, इस कंटेनर के अंदर, अब जो यहाँ पे लिक्विड है इसको यहां से स्केप करना है। स्केप करना मतलब वेपर बनना, बॉयल करना, वही तो है मतलब। अब इस लिक्विड को अगर बॉयल करना है, वेपर में बदलना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसके वेपर के प्रेशर को बराबर होना पड़ेगा इसके या इससे थोड़ा सा ज्यादा, जो इस वाले सिनेरियो से थोड़ा मुश्किल है इस बार, है ना। इस वाले सिनेरियो से थोड़ा मुश्किल है। यहाँ पे लिक्विड पे जो प्रेशर लग रहा है ऊपर से, ये इसी के वेपर का प्रेशर है, लिक्विड के ही वेपर का प्रेशर है, जो ज्यादा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। इस बार इसको डिफीट करना इतना आसान नहीं होगा लिक्विड मॉलिक्यूल के लिए, इसको ओवरकम करना तो ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी इसको देना पड़ेगा, तभी इसको ओवरकम कर पाएंगे इस वेपर के प्रेशर को। तो यही होता है कि आपको ज्यादा एनर्जी इस बार लिक्विड को देना पड़ेगा, और एनर्जी देना होगा, और एनर्जी देना होगा, है ना, और एनर्जी देना होगा, क्योंकि ये प्रेशर ज्यादा है उसकी वजह से ये जो लिक्विड नीचे बचा है, बचा हुआ बर्तन में जो लिक्विड है, ये इसके मॉलिक्यूल काफी क्लोज है, अभी पास पास है, क्योंकि ये प्रेशर ज्यादा है ऊपर से, है ना। ये प्रेशर ऊपर से लगा रहा है इतना ज्यादा कि इसके मॉलिक्यूल को दूर दूर होने नहीं दे रहा। वेपर में बदलना है तो क्या करना होगा, मॉलिक्यूल को दूर दूर करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो नीचे लिक्विड है इसके मॉलिक्यूल को दूर नहीं होने दे रहा, वेपर में बदलने नहीं दे रहा। तो वेपर में बदलना है, मॉलिक्यूल को और दूर करना है, तो हमको और ज्यादा एनर्जी देना होगा। तो यही जो हम और ज्यादा एनर्जी देते जाते हैं ना, तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, ये टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है और 100 से पहुंच जाता है ऐसे कुछ 115, 120 पे, है ना, 115, 120 पे। इसीलिए वाटर जो है वो बॉयल करता है अबव टेम्परेचर पे। और भी कुछ फैक्टर है, जैसे उसमें क्या कहते हैं, कुछ इम्प्यूरिटीज आ जाए, है ना, वाटर में कुछ इम्प्यूरिटीज आ जाए, तो उस इम्प्यूरिटीज को भी अब आपको बॉयल करना है तो और हीट लगेगा, तो और टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो एक इम्प्यूरिटीज भी एक फैक्टर है ना। एक और फैक्टर लिख सकते हो आप, इम्प्यूरिटीज, है ना, इम्प्यूरिटीज इन वाटर, इसकी वजह से वो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो गया है। और दूसरा आंसर क्या करना है, दूसरा आंसर ये करना है कि ये क्लोज कंटेनर में क्या होता है कि ज्यादा एनर्जी लगता है प्रेशर को ओवरकम करने के लिए, है ना, ज्यादा एनर्जी लगता है प्रेशर को ओवरकम करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे जो प्रेशर है लिक्विड पे वो वेपर का ही प्रेशर है और वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है, इसीलिए लिक्विड को बॉयल करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, वेपर में बदलने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, उस वेपर के प्रेशर का बराबरी करने के लिए लिक्विड को ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। ये इतना तो आप लोग लिख सकते हो, है ना, इतना तो आप लोग लिख सकते हो, बात समझ में आई है अब। ठीक है, ठीक है, आज इतना ही रखें, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।